Welcome friends, this is Priyam and welcome to e-learning. In this video we are going to talk about some important questions. Question number 61 to question number 80. इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर रखा है और आगे हम 61 से कंटिन्यू कर रहे हैं. So the first question is emphatic pronouns are known as. emphatic pronoun को क्या कहा जाता है? emphasizing pronouns, synthesizing pronouns, possessive pronouns और none of these. emphatic pronouns को और किस नाम से भी जाना जाता है? So the correct answer is emphasizing pronouns. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि emphatic pronouns होते क्या हैं. एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ. An emphatic pronouns is a personal pronoun. We use it to explain the action done by the noun without anyone's help. इसमें जो है एक्शन को हेल्प किया जाता है, लेकिन जो एक्शन किया जाता है नाउन के द्वारा वो बिना किसी की हेल्प के थी किया जाता है, वो emphasizing pronoun होता है. इसमें नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद ही वो emphasizing वर्ड यूज किया जाता है. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जो वर्ड्स हैं वो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम हिमसेल्फ ब्रोक दैट चेयर. राम ने खुद ही वो चेयर क्या किया? तोड़ दिया. तो राम क्या है? यहाँ आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन है. उसके बाद यहाँ पे क्या यूज किया गया है? emphasizing वर्ड हिमसेल्फ. सो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद यूज होने वाला जो वर्ड होता है वो क्या है? आपका emphatic pronouns. क्वेश्चन नंबर 62. सी herself says so. वो खुद ही ये बात कहती है. Here in this sentence, herself is used as emphatic pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun or none of these. So here, herself is used as emphatic pronouns. मैंने आपको तुरंत अभी इजीली फाइंड आउट करने का एक तरीका बताया. नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद यूज होता है. Come on the next question. Question number 63. This pronoun refers to person or thing in a general way. ये जो प्रोनाउन है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बात करता है, जनरली बात करता है. It does not refer to any person or thing in particular. ये किसी स्पेशल व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं करता है. It is called definite pronoun, indefinite pronoun, possessive pronoun और none of these. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है आंसर, ठीक है. सो सिंपल है. वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को जनरली लेके बात करता है वो कहलाता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन. एंड जिस प्रोनाउन में हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करते हैं, वो हमारा डेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 64. One must do one's duty. None but a fool will do it. Some are born great. यहाँ कह रहा है, यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है. One must do one's duty, ठीक है. None but a fool will do it. Some are born great. In this sentences one, none, some are used as. ये क्या है और इसको क्या यूज किया जाता है? डेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस और नन ऑफ दिस. सो मैंने आपको बताया यहाँ किसी भी स्पेसिफिक या किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं की जा रही है. सो ये हो जाएगा आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन. वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, जो भी है उसको अपना काम करना चाहिए. नन बट अ फूल विल डू इट, यहाँ किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं की गई है. सम आर बॉर्न विद, कौन किस सम की बात की जा रही है? किसी की नहीं. ये तो बस एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि कुछ बहुत महान लोग ही पैदा होते हैं. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 65. सम बॉयज आर इंटेलिजेंट. आई विल टीच यू वन डे. हियर द यूज ऑफ सम एंड वन इज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब. कह रहा है सम बॉयज आर इंटेलिजेंट. कुछ जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है. आई विल टीच यू वन डे. उसने कहा कि एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगी, एक दिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी.
हियर द यूज ऑफ सम एंड वन इज ऑफ, किस चीज़ का यूज किया गया है? सम नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है? यहाँ जो है वो आपका वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। ये आपकी विशेषता बता रहा है। कुछ बच्चे जो होते बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, एक दिन तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 66। ईच, इधर एंड नीदर रेफर टू persons or things as one or time. ठीक है, they are always singular and followed by the verb in the singular. They are called. ध्यान से समझिए इस बात को। कह रहा है कि each, either, neither refer to person or things one at a time. मतलब जब हम each, either, neither का यूज करके एक ही बार में बात करते हैं, मतलब क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल तो है लेकिन एक ही स्टेटमेंट में हम इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब इसके साथ किसी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। सो ये क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो ईच, इधर, नीदर जो है दे आर ऑलवेज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या होता है आप इजीली समझ सकते, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। ये पूरे ग्रुप के लोग होते हैं लेकिन हम बात करते हैं क्या, एक ही बार में बात करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, 67। whoever, whose, whosever, whichever, whatever, whatsoever are the instance of compound relative noun, compound relative adverb, कंपाउंड रिलेटिव एडजेक्टिव और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये समझने वाली बात है कि है क्या और क्यों इसकी बात की जाती है। एग्जाम्पल्स में दिया है whoever, whosever, whose, whosever, whichever, whatever, whatsoever are the instance of। ये किसके पार्ट हैं, किससे जुड़े होते हैं? कंपाउंड रिलेटिव नाउन से जुड़े होते हैं, कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब से जुड़े होते हैं, कंपाउंड रिलेटिव एडजेक्टिव से जुड़े हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होते हैं। सो ये क्या है? ये है दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है समझ लीजिए। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैज अ डबल फंक्शन। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एन एडवर्ब इन इट्स ओन क्लॉज। ये सेम क्लास में या तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है या एडवर्ब की तरह भी काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंजंक्शन ज्वाइनिंग इट्स क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। या तो ये ज्वाइनिंग का काम करता है कंजंक्शन की तरह बाकी जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें। एक एग्जाम्पल देके मैं समझा दूं आपको। whatever happens, whatever happens for good। एक कहावत कही जाती है ना, whatever happens for good। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक कहावत कही जाती है ना कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। सो हियर वर्ड whatever क्या है? ये आपका ये है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक और स्टेटमेंट दे दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। wherever you go I'll follow you। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, तुम्हें फॉलो करूंगी। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 68। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो वर्ब है वो किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? वर्बम, वर्बिटम, वर्बल और नन ऑफ देम। सो वर्ब जो है वो लैटिन वर्ड वर्बम से लिया है। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 69। इट इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। दिस वर्ब इज, कह रहा है इट इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, ये एक्शन दिखाता है विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर या सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट,
जो डायरेक्टली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या करता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से क्या करता है, रिलेट करता है। दिस वर्ब इज, एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं तो ट्रांजिटिव वर्ब की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंट एन एक्शन, whatever it may be a noun, pronoun, noun phrase etc। मतलब जिस वर्ब में सब्जेक्ट के साथ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, जिस स्टेटमेंट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट क्या कहलाता है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब का स्टेटमेंट होता है। एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आई कैन से टू यू, आई bought a pen। I bought a pen। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। I क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, I इज जो सब्जेक्ट। bought क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और a pen क्या हो गया, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई बॉट अ पेन, आई हो गया सब्जेक्ट, बॉट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और अ पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जिस स्टेटमेंट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इट इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, इससे पहले वाले में इसमें डिफरेंस यही चीज़ है कि ये कहता है कि एक उस एक्शन को डिनोट करता है विच जस्ट पास ओवर एन ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल नहीं पास करता है, किसको, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है। इट एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग, ये किसी स्टेट को दिखाता है, किसी अवस्था को दिखाता है, किसी के होने को दिखाता है। दिस वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब मॉडल और एक्सिलरी, ये क्या होता है मालूम, ये होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अरे ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती है। अब इसमें मैं एग्जांपल दे दूं आपको, द बेबी स्माइल्ड, द बेबी स्माइल्ड, बच्चे क्या किया, मुस्कुराए। इसमें किसी भी डायरेक्ट वर्ड का या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आई लव, आई क्राई, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, इसमें वर्ब की बात की गई है, लेकिन किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं की गई है। तो इजीली आपको ये समझने बहुत ही इजी है कि जिसमें किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाती है वो आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें बिना किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाती है वो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 71। आई रैन अ रेस, आई स्लिप, there is a flaw in me। Here the verbs ran, sleep and is so। I ran a race, I sleep, there is a flaw in me। ये क्या शो करता है, एक्शन, स्टेट, बीइंग, स्टेट, एक्शन, बीइंग, बीइंग, स्टेट, एक्शन, और नन ऑफ दिस। सो स्टेटमेंट पढ़ के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई रैन अ रेस, मैं एक रेस दौड़ा, मतलब मैंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया। आई स्लिप, ये क्या है, मैं सोता हूं। देयर इज अ फ्लॉ इन मी, उसके अंदर कुछ तो है, एक फ्लॉ है, किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। आई रैन अ रेस, रैन अ रेस इसमें क्या है, उसका एक्शन। आई स्लिप, ये है स्टेट, वो सोता है, वो जागता है। देयर इज अ फ्लॉ इन मी, ये क्या है, बीइंग। तो जिसमें एक्शन, स्टेट और बीइंग की बात की गई है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 72। मोड्स इन ग्रामर आर, ए डिफरेंट मोड्स आर manners in which a verb may not be used to express an action। B different modes or manners in which a noun may be used to express an action। different modes or manners in which a verb may be used to express an action, or none of these।
सो मोड्स क्या होते हैं ग्रामर में? ये होते हैं आपके डिफरेंट मोड्स और मैनर्स इन विच अ वर्ब मे बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन. So here the option number C is correct. Question number 73. The infinitive. Infinitive क्या होता है? The infinitive is the base of a verb often preceded by. ये क्या होता है? ये वर्ब का बेस होता है. ठीक है. इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब का बेस होता है. ये हमेशा किसके साथ प्रीसीड किया जाता है? किसके साथ यूज किया जाता है? बहुत ईजी है. ये हमेशा यूज किया जाता है टू के साथ. टू राइट, टू जम्प, टू फॉरगॉट एक्सेट्रा. हाँ, लेकिन अगर स्टेटमेंट आया है कि इन्फिनेटिव, तो ये जानना भी जरूरी है कि इन्फिनेटिव होता क्या है. इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज द वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू बी यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. ठीक है. इन्फिनिटी क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. ये वर्ब का एक फॉर्म होता है दैट अलाउज द वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या वर्ड को अलाउ करता है टू बी यूज्ड एज ए नाउन, कि नाउन की तरह यूज हो सके या एडजेक्टिव की तरह यूज हो सके या एक एडवर्ब की तरह यूज हो सके. बहुत ईजी होता है इसको फाइंड आउट करना. क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है किसको फॉलो करता है? टू को फॉलो करता है. ठीक है. अब बात आ गई है तो एक चीज़ और भी बता दूं कि इन्फिनिटिव्स के फंक्शन क्या होते हैं, ताकि आप आगे की जो क्वेश्चंस हैं उसमें इजीली आप समझ सकें. इन्फिनिटिव्स के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं. पहला, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह यूज किया जाता है. दूसरा, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है. और तीसरा जो होता है वो होता है द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. To err is human. ठीक है. To err is here infinitives. It is the object of the verb, the subject of the verb, the subject of the adverb, or none of these. To err is human. मैंने कहा है यहाँ e फॉलो कर रहा है to err is human. तो यहाँ ये यूज किया गया है to किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ. तो ये क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वर्ब हो गया आपका is. ये किसको फॉलो करता है? सब्जेक्ट को फॉलो करता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूं, इसके 3 फंक्शन होते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यूज किया जाता है ये सेंटेंस की तरह. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, या ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज किया जाता है. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 75. आई लव टू डांस. मुझे डांस करना बहुत पसंद है. To dance is here infinitive. It is subject of the verb, object of the verb, complement of the verb, or none of these. So I'm giving you time to. So I think you hopefully you have understood. मैंने 3 यूज बताया. इसमें ये क्या है? I love to dance. ठीक है. लव यहाँ वर्ब हो गया. करेक्ट है. टू डांस की तरह यूज किया गया. ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. So here the correct answer will be ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ये वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ये पहले यूज होता तो क्या यूज होता? सब्जेक्ट की तरह यूज होता. क्वेश्चन नंबर 76. हिज कस्टम इज टू राइड डेली. टू राइड डेली. अब ध्यान से समझना है कि ये टू राइड किसके साथ यूज किया जाए. ये क्या है आपका? एडवर्ब है. करेक्ट. ये हो गया आपका वर्ब. ये हो गया आपका सब्जेक्ट. सो टू राइज इज हियर इन्फिनिटिव. इट इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, और नॉन ऑफ दिस. आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले आपने सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब को देखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के एग्जांपल देखे हैं. ये है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 77. सी इज अबाउट टू लीव. वो लीव लेने वाली है. सी इज अबाउट टू लीव. टू लीव इज इन्फिनिटिव है. यहाँ एक इन्फिनिटिव है. इट इज सब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, और ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन. टू लीव ये क्या है आपका? प्रीपोजिशन है. करेक्ट. ये है आपका वर्ब. ये हो गया आपका सब्जेक्ट. सो टू लीव इज यूज्ड हियर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. करेक्ट है. Come on, question number 78.
आई हैव नो चॉइस बट टू क्विट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्विट करने के सिवाय। टू क्विट इज इंफिनिटिव हियर, इट इज आई हैव नो चॉइस बट टू क्विट, ये इंफिनिटिव की तरह यूज किया गया है, ठीक है। सो हियर ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, बी सब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, सी सब्जेक्ट टू ए वर्ब और बी डी ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। सो हियर to quit is used as object to a preposition, ठीक है। come to the next one, question number 79. when infinitive used to qualify a verb, जब इन्फिनेटिव को किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, आई ईट टू लिव, ठीक है। और एन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जैसे बनानास आर गुड टू ईट। ध्यान से समझना है और पढ़ना भी है। ये कह रहा है आपका व्हेन इंफिनिटिव यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। आई ईट टू लिव, ठीक है। टू लिव ये है, ये वर्ब आपका ईट है, इसको क्वालिफाई करने के लिए यूज किया गया है। अब अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो, बनानास आर गुड टू ईट, गुड ये क्या हो गया एडजेक्टिव, और इसको क्वालिफाई करने के लिए किससे यूज किया गया है, टू ईट, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा, द जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव्स, द पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो जाहिर सी बात ये क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा, तो ये आपका कहलाया जाएगा द जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 80. The gerundial infinitive does the work of an adverb. जेरेंडियल इन्फिनिटिव जो होता है ये क्या करता है, एक एडवर्ब की तरह काम करता है। When it is used to qualify a verb, जब ये वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। I eat to live, ठीक है। और टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। When it is used to qualify a noun, ये पहले का ही दूसरा जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। पहले तो पूछा है आपसे कि ये क्या है, अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव टू क्वालिफाई कर रहा है, तो जब वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो आपका हो गया क्वालिफाई इन्फिनिटिव। लेकिन अगर ये क्वालिफाई इन्फिनिटिव है, सो अगर ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाए तो ये क्या होगा, यही क्वेश्चन पढ़ रहा है, फिर से एक बार समझते हैं। द जेरेंडियल इन्फिनिटिव डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब व्हेन इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, ठीक है। और टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, ये भी ठीक है। व्हेन इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, लेकिन जब इसे हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्टेटमेंट दिया है दिस हाउस इज टू लेट, ठीक है। इट डज द वर्क ऑफ, तो ये कैसा काम करता है, दिस हाउस इज टू लेट, ये कैसा काम करता है, एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एक वर्ब की तरह काम करता है, एक एडवर्ब की तरह काम करता है, या नन ऑफ दिस। तो जब भी ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है तो ये हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ओके। एंड वी विल keep doing more and more questions. Thank you so much.